सो वेलकम बैक टू द चैनल। नाउ अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया द MCQs क्वेश्चन जो CBSE ने सैम्पल पेपर निकाला हुआ था। MCQ क्वेश्चन अभी तक हमने किया, वो भी बेसिक पेपर का। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे कि जो भी MCQ से स्टैंडर्ड पेपर का क्लास 10 का जो CBSE ने सैम्पल पेपर निकाला हुआ है उन MCQs को अभी डिस्कस करेंगे। द स्टैंडर्ड सेक्शन या फिर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जिसमें सेक्शन 1 यहाँ पे भी क्या है MCQs ही है ना। अगर इसका पहला MCQ को देखें तो क्या लिखा हुआ है कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, तो A एंड B आर द टू पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न एज A को कैसे लिखा जाता है, A इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड B इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। तो ये दोनों A और B दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। वेयर x एंड y आर द प्राइम नंबर्स, x और y क्या है, प्राइम नंबर्स, x and y are the prime numbers. Then the result obtained by dividing the product of the positive integer by the LCM. हमें क्या बोला है कि dividing the product of the, ये क्या है, प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया ना, इफ द टू पॉजिटिव इंटीजर आर A एंड B। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि A और B का जो प्रोडक्ट है उसको किससे डिवाइड करना है, LCM ऑफ A एंड B, LCM ऑफ A एंड B। नाउ जब भी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हमें वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ होता है तो उसके लिए HCF और LCM निकालने के लिए जो प्रोसेस हमें याद रखना है वो क्या है, HCF हमेशा लोअर या फिर लोएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स को देख लेना है HCF के लिए। और अगर ना LCM पूछ ले तो LCM हमेशा याद रखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो ये तरीका हमें याद रहना चाहिए, ये बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है। लोएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या मतलब है इसका, यहाँ पे जो A और B है, A और B है, ये A क्या है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, B क्या है एक्स वाई क्यूब। अगर हम लोग नोटिस करें तो इन दोनों में ही x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, x का भी कुछ ना कुछ पावर है, y का भी कुछ ना कुछ पावर है, वो दोनों में है। यहाँ पे भी जैसे कि x इज ए वेरिएबल, y इज ए वेरिएबल, x का भी कुछ ना कुछ पावर है, y का भी कुछ ना कुछ पावर है, दोनों ही नंबर में। तो हमने क्या बोला कि जब हमें HCF निकालना होता है ऐसा सिचुएशन में, तो जो वेरिएबल है जो हमें दोनों नंबर्स को दिख रहा है ना, a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, तो x का पावर को देखिए, x का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो मैंने क्या बोला, लोएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, लोएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जरूरी नहीं, 2 से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं, यहाँ पे z भी लिखा हुआ हो सकता था। तो लोएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल में x का यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो लोएस्ट कौन है, 1। सिमिलरली y का, ऐसा नहीं कि सिर्फ x का ही, y साथ में अगर z होता z के लिए भी, सबके लिए देखना है। तो यहाँ पे y का पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पे हमें y का पावर 3 दिख रहा है, तो लोएस्ट कौन हुआ, 2। सो दिस इज, अगर HCF हमें चाहिए होता तो ये HCF हो जाता। उसी तरीके से LCM, हाईएस्ट पावर को देखना है LCM के लिए, तो यहाँ पे x का पावर 3, यहाँ पे x का पावर 1, तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कौन हुआ, 3। यहाँ पे y का पावर 3, y का पावर 2, हाईएस्ट कौन हुआ, 3। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर HCF में लोएस्ट पावर को देखना है, LCM में हाईएस्ट पावर को देखना है, ये हमें ध्यान में रखना है। HCF में लोएस्ट पावर, LCM में हाईएस्ट पावर। ठीक है, यहाँ पे अगर और भी वेरिएबल होता तब भी वैसे ही, उसमें भी हम लोग हाईएस्ट पावर या फिर लोएस्ट पावर अकॉर्डिंग टू द HCF और LCM चाहिए हमें। फिलहाल इस क्वेश्चन को अगर देखें, A प्रोडक्ट A इंटू B, A कितना दिया हुआ था, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू B कितना है, एक्स वाई क्यूब, और इन दोनों का LCM कितना मिला, x3 y3, x3 y3। तो देखिए इन सब में ना, इन सब में कुछ भी नहीं है तो क्या साइन है, मल्टीप्लाई है। और जब भी
नंबर्स का बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है और कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो हम लोग कैंसलेशन कर सकते हैं। कैंसलेशन, कैंसिल, सेम चीज़, या फिर डिवाइड, जो भी आप लोग समझे, जैसे समझे। जैसे यहाँ पे एक्स3 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी एक्स3 दिख रहा है, तो हम लोग चाहे तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कैंसिल। क्यों कैंसिल? बिकॉज दे आर सेम। और हमेशा नंबर तो क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसलिए कैंसलेशन हुआ, ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे बाई चांस प्लस होता तो इसको कैंसलेशन पॉसिबल नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे वाई क्यूब, यहाँ पे भी वाई क्यूब, कैंसिल। तो हमें जो लेफ्ट ओवर पार्ट दिख रहा है वही आंसर है। यहाँ पे वाई स्क्वायर दिख रहा है और साथ में कौन दिख रहा है, एक्स। तो इन शॉर्ट एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमें यहाँ पे HCF कैसे निकालते हैं, वेरिएबल नंबर अगर वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ होने से, LCM कैसे निकालते हैं, ये दोनों हमें याद रहना चाहिए। बाकी तो यहाँ पे प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड करने के लिए बोला, प्रोडक्ट लिखा, LCM लिखा, कैंसलेशन किया, जो मिला दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द गिवन पोलिनोमियल y इक्वल टू f of x हैज 2 zeros, 1 0 and the 0 is 3, 1 0 and 0 is 4 and no 0। सबसे पहले तो यहाँ पे जो फंक्शन या फिर पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू f of x। जीरो क्या है, पहले तो ये भी हमें समझ में आना है, जीरो क्या है। जीरो ये है कि x का वैल्यू जिसको पुट करने से आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, जीरो। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर एक फंक्शन लिया हमने y इक्वल टू एक्स प्लस टू ना, y इक्वल टू एक्स प्लस टू अगर पोलिनोमियल हो गया, तो हमें x में, इस x में ऐसा क्या नंबर पुट करें ताकि हमें आंसर क्या मिले, ज़ीरो। ठीक है, आंसर ज़ीरो। नाउ ये भी ध्यान में रखना है, जैसे कि हमें मालूम कैसे होगा कि क्या पुट करना है, तो जो हमें लिखा हुआ है उसको इक्वल टू ज़ीरो लिख देंगे, क्योंकि हमें आंसर तो ज़ीरो चाहिए ना, ज़ीरो चाहिए, तो पहले ही हमने इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया। तो क्या होगा, इस टू को उधर लेके चला गया तो क्या हो जाएगा, -2 ना, एक्स का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो। सिमिलरली यहाँ पे जो पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये जो एफ ऑफ एक्स मतलब कोई भी एक पोलिनोमियल, कोई भी एक पोलिनोमियल जहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, वेरिएबल क्या है, x। तो अगर वेरिएबल x है तो इसका मतलब ये बनता है कि इस x में ऐसा क्या नंबर पुट करे ताकि हमें आंसर जीरो मिले। यहाँ पे x का वैल्यू पुट किया तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए जीरो। और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, y ना, इसका मतलब हमें y का आंसर क्या मिलेगा, घूम फिर के जीरो। y का आंसर हमें क्या मिलेगा, जीरो। तो इस ग्राफ में हमें यही देखना है कि किस पॉइंट पे y का वैल्यू जीरो है, किस पॉइंट पे y का वैल्यू जीरो है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, और यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट टच किया, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,4। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ पे y का वैल्यू जीरो है, तो y का वैल्यू जीरो मतलब यही पॉइंट, y का वैल्यू तो हमें जीरो चाहिए। x का वैल्यू पुट करने के बाद दूसरी तरफ y लिखा हुआ है ना, तो x का वैल्यू ऐसा कोई नंबर जिसको पुट किया तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। तो ये जीरो मतलब दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, y, तो y का वैल्यू भी जीरो। तो हमें यही ढूंढना है y का वैल्यू जीरो कहाँ पे है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें जीरो निकालना है तो इसका मतलब है कि y का वैल्यू जीरो, ठीक है ना, y का वैल्यू जीरो, या फिर एफ ऑफ एक्स वही सेम ही, y का वैल्यू जीरो मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो। तो y का वैल्यू जीरो कहाँ से मिलता है, हमेशा x एक्सिस से मिलता है। तो अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो हमें x एक्सिस को देखना है कि x एक्सिस में कहाँ पे टच किया। अगर एक पॉइंट पे टच किया तो 1 0, अगर यही ग्राफ में अगर कुछ इस पॉइंट के 2 बार या फिर 3 बार टच करता x एक्सिस को, तब हम लोग 3 zeros, 2 बार टच करने से 2 zeros। तो ये लॉजिक हमें याद रखना है, किसके लिए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए। तो यहाँ पे तो एक ही पॉइंट पे टच किया तो क्या होगा, 1 0, तो 1 0, ये ऑप्शन में 1 0, ये ऑप्शन में 1 0। लेकिन 0 is 3 या फिर 0 is 4 कौन सा है ना, किस एक्सिस को टच किया, x एक्सिस को। कहाँ पे टच किया, 3 में टच किया ना, तो 0 is क्या, 3, क्योंकि x का वैल्यू पुट करने से आंसर हमें क्या मिलना है, 0। ये आंसर 0 मतलब y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 इस पॉइंट पे जहाँ पे x का वैल्यू कितना, 3, x का वैल्यू 3। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी
इज द करेक्ट आंसर। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जो जीरो होता है वो हमें x एक्सिस से ही ढूंढना होता है। अगर हमें ग्राफ से ढूंढना हो तो ग्राफ जिस पॉइंट पे टच किया, कहाँ पे, x एक्सिस को, वही पॉइंट किसका काम करता है, जीरो का काम करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे टच करेगा वहां पे जो x का वैल्यू होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ जीरो, दैट इज द वैल्यू ऑफ जीरो, ठीक है। सो नोट इट डाउन। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे द लाइन representing the given pair of linear equations are non-intersecting, which of the following statement is true। तो एक ग्राफ दिया हुआ है, दो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन a2x, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन ला के देता है, हमेशा हमें क्या देता है, स्ट्रेट लाइन। टू वेरिएबल मतलब जहाँ पे x और y दोनों हो, लीनियर मतलब जिसका पावर 1 होती है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन, इसका भी ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। नाउ हमें यहाँ पे बोला नॉन इंटरसेक्टिंग, तो हमें से इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग क्या है। अगर मैंने किसी दो लाइन को इस तरीके से टच करवाया, इट विल बी कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग, बिकॉज ये इंटरसेक्ट, टच किया, टच मीन्स इंटरसेक्ट ना, टच करना मतलब इंटरसेक्ट करना। और ये एक पॉइंट पे किया, ये नॉन इंटरसेक्टिंग कहते हैं, पैरेलल को क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग। और ये ओवरलैपिंग या फिर कोइंसिडेंट, ये इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग, और ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन। नाउ हमें जब भी कोई भी दो इक्वेशन दिया हुआ होता है ना, जैसे यहाँ पे a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हमें ये ध्यान में रखना है या फिर ये हमें समझना है कि हर लाइन को देख के हम लोग ये मालूम कर सकते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग, या फिर कोइंसिडेंट, इनमें से कौन सा होगा। आसानी से हम इजीली वी कैन फाइंड। इंटरसेक्टिंग को कभी कभी वन सोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच करता है, जितने पॉइंट पे टच करते हैं उतना सोल्यूशन माना जाता है। ये तो टच ही नहीं किया तो इसको नो सोल्यूशन भी बोला जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये बहुत सारे पॉइंट पे टच किया तो हमें इसको इनफाइनाइट सोल्यूशन भी कहते हैं, नाउ इंटरसेक्टिंग बनने के लिए अभी इन दोनों का इक्वेशन क्या है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन या फिर दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 a2 क्या है, कोफिशिएंट है ना, देयर कोफिशिएंट किसका, x का। b1 b2 देयर कोफिशिएंट ऑफ x, देयर b1 b2 देयर द कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ। तो इंटरसेक्टिंग बनने के लिए a1 बाई a2 का जो रेशियो है वो b1 और b2 का रेशियो के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए। a1 बाई a1 a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का जो रेशियो है, और b1 बाई b2 किसका है, कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हमें क्या मिलता है, इंटरसेक्टिंग मिलता है। पैरेलल या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग या फिर नो सोल्यूशन मिलने के लिए कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो c1 बाई c2 के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए। a1 बाई a2 x का कोफिशिएंट का रेशियो, b1 बाई b2 y का कोफिशिएंट का रेशियो, c1 बाई c2 द कांस्टेंट नंबर माना जाता है इसको। तो हमें तो यहाँ पे कौन सा पूछा, नॉन इंटरसेक्टिंग पूछा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इनफाइनाइट सोल्यूशन होने के लिए भी कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है या फिर याद रखना है, इसमें तीनों रेशियो इक्वल मिलता है, तीनों ही रेशियो इक्वल मिलता है। a1 बाई a2 x का कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट का कोफिशिएंट का रेशियो, तीनों ही इक्वल मिलेगा। इसका अगर एक छोटा सा एग्जांपल दे, 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए x का कोफिशिएंट का रेशियो 2/1, y का कोफिशिएंट का रेशियो 4/2, कैंसिलेशन किया तो 2/1, 6/3 कैंसिलेशन किया तो 2/1। तो इक्वेशन देख के हमें ये
आइडिया हो जाना चाहिए कि इनमें से कैसा उसका ग्राफ बनेगा, हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक, आइदर इट विल बी इंटरसेक्टिंग, आइदर इट विल बी पैरेलल और इट विल बी कोइंसिडेंट, ओवरलैपिंग, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बहुत सारे नाम है, हमें अलग अलग नाम सबके लिए याद रखना है। इंटरसेक्टिंग को सॉल्यूशन होने से इसको और एक नाम से बुलाया जाता है कंसिस्टेंट, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होने से इसको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट। और यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, इसको भी कंसिस्टेंट कहा जाता है। तो ये कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट है हमें ध्यान में रखना है। इंटरसेक्टिंग को वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट दोनों ही कहते हैं, और इसका कंडीशन A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होना चाहिए। नो सॉल्यूशन, पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग, ऑल आर सेम। तो इसका कंडीशन क्या है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। और कोइंसिडेंट में तीनों ही रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है ना, एक कोइंसिडेंट के लिए, कोइंसिडेंट लाइन मतलब ओवरलैपिंग लाइन। ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला किसी का भी नहीं एक्चुअली, यहाँ पे इक्वल टू ये हम लोग किसके लिए, इंटरसेक्टिंग के लिए मानते हैं, ये इंटरसेक्टिंग के लिए, और ये पैरेलल या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, नोट इट डाउन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें नेचर ऑफ रूट्स पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले तो वो क्लियर होना है आप लोगों को, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ax² + bx + c = 0, a not equal to 0, या फिर ऐसे समझ लीजिए, जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होना चाहिए, तभी उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन है, x ना, x। यहाँ पे भी जो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 9x² - 6x - 2 = 0। तो हाईएस्ट पावर 2 होने से ही क्वाड्रेटिक कहते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 से कम भी नहीं हो सकता, 2 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, 2 से कम भी नहीं, तो 2 ही होना चाहिए। हाईएस्ट पावर 2, देन इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ax² + bx + c फॉर्म में होता है। तो a कंपेयर करेंगे तो a जो है वो x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे a कितना है, 9, ठीक है, a कितना है, 9। b जो है वो x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x के साथ कितना है, -6, तो b का वैल्यू कितना मान के चलेंगे, -6। और c जो है वो कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर कितने हैं, -2, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें ये टॉपिक से, नेचर ऑफ रूट्स मतलब होता है कि रूट्स क्या है। सबसे पहले तो रूट्स क्या है, अगेन वैल्यू ऑफ x ना, वैल्यू ऑफ x जिसको अगर पुट किया तो आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, 0, आंसर 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिख रहा है ना इस क्वेश्चन में, उसका राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, 0। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ तो ऐसा नंबर होगा जिसको अगर हमने पुट किया तो आंसर हमें 0 मिलेगा। तो वो जो नंबर होगा वो कैसा होगा, रियल नंबर होगा या फिर एक ही नंबर होगा या फिर 2 अलग अलग नंबर होगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे निकालने के लिए जो रूल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। नाउ पहली बात तो रूट्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप से हम लोग लिखते हैं, -b ± √b² - 4ac/2 रूट निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में पूछता कि इसमें रूट या फिर जो x का वैल्यू जिसको पुट करने से आंसर हमें 0 मिलेगा, उस x का वैल्यू को कैसे निकाला जाए, तो हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करते हैं a, b और c का वैल्यू, क्योंकि a, b और c का वैल्यू तो हमें मालूम है ना, a का वैल्यू 9, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू -2। तो अगर हम लोग चाहे तो a, b और c का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन a, b और c का वैल्यू निकाल के हमें नेचर ऑफ रूट्स कैसे मिलेगा, तो इसके लिए ये जो अंडर रूट वाला पार्ट दिख रहा है ना, b² - 4ac, इसी पे डिपेंड करेगा रूट्स का नेचर। क्यों? क्योंकि ये किसका अंडर में है, रूट का अंदर में है, और रूट का अंदर में नेगेटिव नंबर अगर किसी दिन मिल जाए तो वो नॉट रियल हो जाता है, नॉट रियल, क्योंकि रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं किसी ने पूछ लिया -2 √(-2), ये रियल नंबर है क्या, ये रियल नंबर नहीं है, ये नॉट रियल है। क्यों? क्योंकि रूट का अंदर में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो नेचर ऑफ रूट्स में जो अंडर रूट दिया हुआ है b² - 4ac,
हमें इसका आंसर निकालने से ही मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। इसका वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा हुआ तो रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मतलब अलग अलग। अलग अलग कैसे? यहाँ पे जो एक फॉर्मूला निकालते टाइम पे प्लस माइनस है, तो एक वैल्यू प्लस के लिए एक वैल्यू माइनस के लिए। अगर इसका वैल्यू 0 से ज़्यादा हुआ, पॉजिटिव नंबर हुआ तो ऑब्वियसली इसलिए 2 रूट्स मिलते हैं। नाउ हमें ये सबसे और एक चीज़ पहले से क्लियर होना है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 रूट्स होगा, मतलब 2 अलग अलग x का वैल्यू मिल सकता है, फिर दोनों ही x का वैल्यू सेम भी मिल सकता है। हाईएस्ट पावर विल टेल अस कि हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर। अगर यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 3 होता ना, तो x का ऐसे 3 वैल्यू होता, जिसको अगर हमने पुट किया तो आंसर हमें 0 मिलना होता। अगर हम यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 4 होता तो देयर वुड बी 4 वैल्यूज ऑफ x, देयर वुड बी 4 वैल्यूज ऑफ x। तो हमें ये ध्यान में रखना है, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। हाईएस्ट पावर 2 देन 2 रूट्स, हाईएस्ट पावर 3 तो 3 रूट्स, हाईएस्ट पावर 4 तो 4 रूट्स। तो ये आंसर तो वैसे भी नहीं हो सकता। अगर आप इस पे देखें मोर देन 2 रियल रूट्स, 2 से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं हो सकता, 2 ही होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। तो इसलिए b² - 4ac तो अगर हमें मिलता है तो 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेगा। अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हुआ तो 2 दोनों ही रियल एंड इक्वल। ना यहाँ पे इक्वल कैसे मिल गया ना, यहाँ पे प्लस माइनस है, इसका बाद अगर ये वाला आंसर 0 मिलता है तो इसका तो कुछ काम ही नहीं बचा ना, जो बचा माइनस b बचा, तो इसलिए दोनों ही रूट्स इक्वल मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि रूट का अंदर में अगर नेगेटिव ना, नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0, ठीक है ना, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव में अगर मिल जाता है तो नो रियल रूट्स, डायरेक्ट नो रियल रूट्स। तो हमें यही चीज़ चेक करना है। और ये जो b² - 4ac है, ये हम लोग नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं, और इस b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे हमें नेचर ऑफ रूट्स को चेक करने के लिए b² - 4ac को चेक करने से हो गया। नाउ यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 9, 20 -6 6 -2, तो b² का वैल्यू कितना है -6, b का वैल्यू कितना है -6, तो -6², ठीक है, माइनस माइनस 4 4, a कितना 9, c कितना, और द वैल्यू ऑफ c -2, तो -6 इंटू -6, तो माइनस माइनस प्लस। नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है तो स्क्वायर भी नेगेटिव होगा, नहीं, तो स्क्वायर पॉजिटिव, बिकॉज 2 बार मल्टीप्लाई और दोनों में ही नेगेटिव, -6 -6, माइनस माइनस प्लस, तो 6 6 36 ना। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो साइन को भी देखना होता है, साइन भी मैटर करता है। तो यहाँ पे -2 का सामने माइनस, तो माइनस और माइनस मिलके क्या प्लस ना, 9 × 4 36 × 2 72। तो आंसर क्या मिल रहा है हमें 108। तो 108 क्या है, 0 से ज़्यादा है ना, 108 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होने से क्या होता है 2 रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट मतलब भी होता है अनइक्वल, ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब भी होता है अनइक्वल। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें 2 रूट्स कैसे होगा, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 रूट्स मिलेंगे लेकिन दोनों ही रूट्स क्या होगा, अलग अलग होगा, बोथ द रूट्स विल बी डिफरेंट। सो नोट इट डाउन, टेक ए स्क्रीनशॉट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 AP's arithmetic progression have the same common difference. Okay, the first term of one of this is -1 and that of the other is -8. The difference between fourth term is, पहली बात AP किसको कहते हैं? AP ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई सीरीज ना, सीरीज मतलब बहुत सारे नंबर, लेकिन AP डिफरेंस बिटवीन any two कंसेक्यूटिव लगातार एक के बाद एक नंबर इज सेम। तो मेन हमें यही ध्यान में रखना है। जैसे कि 5 हो गया ना, मैंने 5 के साथ सपोज 2 प्लस किया, फिर 7 के साथ 2 प्लस किया, फिर 11 के साथ 2 प्लस किया, फिर 11 के साथ 2 प्लस किया, फिर 13 के साथ 2 प्लस किया। तो ऐसा सीरीज जहाँ पे कोई भी 2
कंसेक्यूटिव नंबर का बीच में जो गैप, डिफरेंस का मतलब हम लोग गैप मान लीजिए या फिर माइनस मान लीजिए, जैसे आप लोग समझे। कोई भी दो लगातार नंबर का बीच में जो गैप होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 7 9 2 गैप, 9 से लेके 7 से लेके 9 2 गैप, 5 से लेके 7 2 गैप, 9 से लेके 11 2 गैप, 11 से लेके 13 2 गैप, 13 से लेके 15 2 गैप। तो ये एपी है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। अगर मैं बोलूँ कि ये एपी है कि नहीं, 5 6 8 9, तो ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है? 5 से लेके 6 एक ही गैप, +1 हुआ, 5 + 1 6, लेकिन 6 से लेके 8 2 प्लस होने पे बनता है, तो ये एपी नहीं है, ये एपी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एपी जहाँ से शुरू होता है उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। और जो ये गैप है इधर प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है, जो गैप है कॉमन गैप, उस गैप को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इस गैप को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फर्स्ट टर्म है इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नाउ एक एपी को इन जनरल कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, A1 A2 A3 A4 A5 इस तरीके से, और लास्ट में AN, मतलब पहला टर्म ना, जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पे पहले जहाँ से शुरू होता है दैट इज फर्स्ट टर्म, जो सेकेंड में है वो सेकेंड टर्म, जो थर्ड में है वो थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, इट गोज ऑन। ठीक है, नाउ यहाँ पे 2 एपी बोला है, 2 एपी, तो 2 एपी हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं, एक को और दूसरे को, क्योंकि अलग अलग एपी है, तो A1 A डैश, A1 डैश, A2 डैश, क्योंकि अलग अलग है इसलिए मैंने ऐसे लिया। ठीक है, इसका AN डैश। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब इन दोनों का बीच में गैप डी, इन दोनों का बीच में गैप डी, इन दोनों का बीच में भी गैप डी, यहाँ पे भी डी डी डी। ठीक है, सेम कॉमन डिफरेंस को, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस दोनों का इज सेम। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ द वन ऑफ दिस इज -1, इस पहला एपी का फर्स्ट टर्म -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, और दूसरा एपी का फर्स्ट टर्म -8, हमें बोला है डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म A4। ना से एपी में कोई भी टर्म, रैंडम टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवन्थ टर्म, एट्थ टर्म, कोई भी टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है A + n-1 × d। ना n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे हमें फोर्थ टर्म बोलता है तो यहाँ पे 4 बैठेगा, इस n की जगह में भी 4 बैठेगा। ठीक है, फिफ्थ टर्म अगर बोलता तो यहाँ पे 5 पुट करते हैं, यहाँ पे भी 5 पुट करते हैं, तो ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। यहाँ पे फोर्थ टर्म बोला तो यहाँ पे अगर 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A + 4 - 1 d, A + 4 - 1 3d। ठीक है, ये फोर्थ टर्म। यहाँ पे भी अगर पुट किया हमने फोर्थ टर्म को, यहाँ पे फोर्थ टर्म A4 डैश क्या हो जाएगा, A + यहाँ पे A से A1 लिखे या फिर A लिखे, एक ही बात है। हाँ, A मतलब भी फर्स्ट टर्म, A1 मतलब भी फर्स्ट टर्म, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि फर्स्ट टर्म को A लिखा या पे A1 लिखा, एक ही बात है। A1 भी लिखते हैं, A भी लिखते हैं, यहाँ पे भी A1 डैश या फिर A + 3d, यहाँ पे डैश लगाना होगा ना। हमें क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, किसको माइनस करना है, फोर्थ टर्म को माइनस करना है। तो फोर्थ टर्म को माइनस करेंगे तो यहाँ पे फोर्थ टर्म ना, उसे यहाँ पे क्या मिल रहा है, A कितना दिया हुआ है, -1 प्लस D तो नहीं मालूम, तो D को एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे A डैश कितना दिया हुआ है, -8 + 3D। ठीक है, दोनों का ही हमें क्या मिल चुका है, ये दोनों ही क्या है, फोर्थ टर्म, ये दोनों क्या है, फोर्थ टर्म। और हमें फोर्थ टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है, फोर्थ टर्म का हमें डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस पूछ रहा है, इसको एक बार मिटा देते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है, फोर्थ टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो फोर्थ टर्म का डिफरेंस मतलब माइनस, तो यही जो फोर्थ टर्म है इसमें से इस फोर्थ टर्म को हम लोग माइनस कर लेते हैं, माइनस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस। तो ये भी ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन में पूछता है डिफरेंस, माइनस नहीं लिखा होगा, डिफरेंस लिखा हुआ होगा।
A4 कितना है -1 प्लस 3D ना, -1 प्लस 3D माइनस माइनस A4 डैश क्या है -8 प्लस 3D ना। यहाँ पे ब्रैकेट में हमने इसको लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि इसका सामने माइनस साइन है। तो कभी भी आप लोगों को अगर माइनस साइन के बाद कुछ लिखना होता है तो अगर एक से ज़्यादा नंबर लिखना है तो हमें ब्रैकेट यूज़ करना ज़रूरी है, या फिर ब्रैकेट यूज़ हमेशा ही एक नंबर होने से भी ब्रैकेट यूज़ करने से ठीक है एक्चुअली। क्यों ठीक है? क्योंकि अदरवाइज माइनस का काम होता है साइन चेंज करना। अगर आप यहाँ पे बिना ब्रैकेट का पुट करेंगे तो 2 माइनस एक साथ दिखता है, या फिर इसका सामने भी माइनस है तो 2 साइन एक साथ तो हम लोग इस तरीके से लिख नहीं सकते, इसलिए एक साइन को ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या बन रहा है -1 प्लस 3D। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस ना, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो माइनस इसलिए ब्रैकेट लगाना होता है कि वो जो ये जो माइनस है वो हर किसी के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए माइनस है, इसके लिए ये वाला माइनस सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल होगा। माइनस का पीछे जो भी कुछ लिखेंगे हर किसी में इस माइनस साइन एप्लीकेबल होगा। तो ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा -3D। ठीक है, ये प्लस 3D ये -3D दोनों क्या हो गया कैंसिल। क्या बचा हुआ है इधर -1 इस तरफ +8, -1 +8, या फिर हम लोग 8 - 1 भी कह सकते हैं। 8 - 1 इज हाउ मच 7। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज नोट इट डाउन।